कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही थी, लेकिन आज सुबह से थोड़ा आराम है, तो मैंने कहा अब अपनी एनर्जी के साथ वापस आ जाते हैं। चलिए एक स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। अमर, पूजा, योगी, पंकज, बलराज, राजू, आदर्श, राहुल, बिट्टू, राजपूत, पंकज, उषा, उषा सिहाग। अच्छा अभी सिहाग है, मेरा भी जो सरनेम है वो सिहाग है ना। हम आई का नोट्स नहीं मिला है, आई का नोट्स अलग खुद से क्या हो जाएगा। हाँ थोड़ी बहुत तो नोट्स खुद से बनाना सीखो। बेटा मैं कभी भी नोट्स देने के फेवर में नहीं होती हूँ, है ना। मेरा मन ही नहीं करता है नोट्स देने का। मेरा मन करता है मैं बच्चों को खुद से नोट्स बनाऊँ। खुद से जो आप लिख कर आप एक बार आप लिख रहे हो तब दिमाग लगा लो, एक बार आप चीज पढ़ रहे हो तब दिमाग लगा लो, फिर एक बार रिवीजन करोगे तो बेटा एक ही बार में 3 बार का काम हो जाता है। खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। कभी आपने यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह में आपने सुना होगा, या यूपीएससी का जब बच्चा सिलेक्शन लेता है उसके बाद उससे उसकी स्ट्रेटजी पूछते हैं, तो कोई भी आज तक यूपीएससी के टॉपर ने ये नहीं कहा कि मैंने फलाना का नोट्स पढ़े। नहीं, वो कहते हैं मैंने खुद ने नोट्स बनाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा यूपीएससी वाला जो कैंडिडेट ये समझ रहा है कि खुद के नोट्स से काम आते हैं, तो आप भी अपनी हैबिट बनाओ खुद के नोट्स बनाने की। ये कलरफुल पीपीटी ये सब भरी रह जाती है बेटा, खुद के नोट्स बनाने का कोई मुकाबला नहीं है। स्कूल में भी तो हम खुद के ही बनाते थे, खुद से ही पढ़ते थे। यूपीएससी का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने टॉप किया हो या यूपीएससी में सिलेक्शन लिया हो उस बच्चे ने ये बोला हो कि मैंने फलाना टीचर की पीपीटी पढ़ी, फलाना टीचर की पीडीएफ पढ़ी। नहीं, वो हमेशा कहता है। उनके नोट्स वायरल भी तो होते हैं ना, जैसे हिंदी मीडियम से रवि सिहाग थे, उनका कितना नोट्स वायरल हुआ था। आज भी बहुत सारे बच्चे उनके नोट्स से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वो अपने नोट्स खुद से बनाते हैं। तो जो खुद से नोट्स बनाता है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है बेटा, कोई मुकाबला नहीं है। किसी टीचर की पीडीएफ, किसी ये बोर्ड की पीडीएफ, कितनी सुंदर कलरफुल पीडीएफ कभी काम नहीं आती है बेटा। खुद के नोट्स ही आपके काम आएंगे, याद रखना लास्ट में। चलो स्टार्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। मैं बीपीएससी के पेपर के क्वेश्चंस, बेटा बीपीएससी ने इस बार कानों से धुआं निकाल दिया, बहुत ढंग के क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। डिस्कस करेंगे आपसे, अलग इवेंट बना के करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटा आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर आप रेलवे का इतिहास देखते हैं तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं? जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है कि जो हाइड्रा होता है उसमें रिप्रोडक्शन कौन से प्रोसेस से होता है, प्लेनेरिया का रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा है। ऐसे बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर खत्म कर देंगे इसको। यहीं पे मैं आपको बताने वाली हूं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले, फिर इसके टाइप्स क्या है और एग्जांपल्स। बस 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे यहां पर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूं, फिर भी सुन लो। अपनी जैसी संतान बनाना, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर अलग अलग स्पीशीज, इंडिविजुअल स्पीशीज अपने जैसी संतान पैदा करती है। हम इंसान है तो इंसान के बच्चे पैदा होंगे, बंदर को बंदर के बच्चे पैदा होंगे, है ना। आलू है तो आलू अपना बच्चा पैदा करेगा, समझ रहे हो। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल स्पीशीज होती है वो अपनी जैसी संतान पैदा करती है। अब ये रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल तरीके से होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब ये अलैंगिक जनन क्या होता है तो मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, और सुनिए जरा मोटा मोटा देख लो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो होता है बेटा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट से हो। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन चाहिए, एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन चाहिए, एक नर जननांग चाहिए और एक मादा जननांग चाहिए। मेल से बनता है मेल गैमेट स्पर्म शुक्राणु कोशिका, और फीमेल से बनती है ओवा यानी डिंब यानी अंडाणु कोशिका। तो बेटा ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट माता यानी फीमेल और दूसरा कौन सा पिता। माता के शरीर में बनती है उनको ओवा या एग सेल अंडाणु या डिंब कोशिका कहते हैं, और पिता की बॉडी में बनती है उनको हम स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो एक नया सेल बनकर और एक पूरा का पूरा बच्चा बन जाता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए, माता पिता दोनों चाहिए, दोनों के शरीर के अंदर गैमेट सेल्स यानी प्रजनन कोशिकाएं यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स बननी चाहिए, फिर उनका फ्यूजन होना चाहिए, तब जाकर एक नई संतान बनेगी, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। खैर ये एक अलग आज का हमारा ये चैप्टर नहीं है, हमारा चैप्टर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें जानना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो बेटा आप याद रखोगे वन पेरेंट, ओनली एक ही पेरेंट चाहिए, इसमें माता पिता कुछ नहीं है, एक बॉडी चाहिए, सिंगल बॉडी चाहिए, बस एक शरीर होना चाहिए। अब वो इसको ना माता बोल सकते हो ना पिता बोल सकते हो, सिंगल पेरेंट चाहिए होता है। दूसरा याद रखना इसमें कोई गैमेट्स नहीं चाहिए, इसमें स्पर्म्स या ओवा शुक्राणु या अंडाणु कोशिका। गैमेट सेल्स क्या होती है बेटा? रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आती है। जैसे लड़कों के शरीर में स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं बनती है, लड़कियों की बॉडी में ओवा या अंडाणु कोशिकाएं बनती हैं। तो इस वाले रिप्रोडक्शन में हमें कोई गैमेट सेल, कोई लैंगिक कोशिकाओं की जरूरत ही नहीं होती है। और याद रखना जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हूबहू जो संतान पैदा होती है वो एकदम अपने पेरेंट की जैसी होती है। पेरेंट की जैसी, पेरेंट का मतलब है बेटा कि मान लो ये एक जीव है, इस जीव ने एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करा और ऐसी संतान बना दी, ये संतान हूबहू इसके जैसी है, कोई वेरिएशन नहीं है, एकदम इसके जैसी दिखेगी। इसीलिए कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली द सेम एज द पेरेंट्स। जेनेटिकली जो बच्चा पैदा हुआ है, जो लिविंग जो भी जाति यहां पे बनी है वो एकदम अपने पेरेंट की जैसी होगी। तो याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आर लेस। वेरिएशंस का मतलब होता है बेटा विभिन्नताएं, यहां पर विभिन्नताएं आ ही नहीं सकती हैं, वेरिएशंस आ ही नहीं सकते हैं, हूबहू जो संतान होते हैं वो पेरेंट के जैसी बनती है। और ये क्विक होता है, ये जल्दी होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो चलता है, बहुत टाइम चाहिए होता है उसके अंदर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट चाहिए, सिंगल पेरेंट चाहिए, और उस पेरेंट से जो संतान बनेगी वो हूबहू पेरेंट के जैसी होगी, कोई वेरिएशन नहीं होगा, और ये तेजी से होता है। और याद रखना इसमें ना सेक्सुअल ऑर्गन चाहिए ना गैमेट चाहिए, जो जनरल बॉडी होती है ना उसी की सेल्स काम में आ जाती है। कैसे? तो आइए अब सब कुछ आपको समझ में आएगा कैसे। तो आइए सबसे पहले आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पता होना चाहिए, ये कितने प्रकार का होता है ये आपको पता होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, पहली बात तो आपको इन शब्दों के मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे फिजन, फिजन को बोलते हैं बेटा विखंडन। फिजन को क्या बोलते हैं? विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, फिजन का मतलब होता है टूट जाना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, टूट जाना, न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ जाना न्यूक्लियस का। तो विखंडन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब होता है टूटना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप हो गया वो कौन सा हो गया? वो हो गया फिजन, विखंडन। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन डालेगा, एक एग्जांपल देगा और पूछेगा बताओ इसमें कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को आप हिंदी में सीधा बोलते हैं टूटना। फ्रेगमेंट कोई हिस्सा टूट के गिर गया, इन दोनों में डिफरेंस होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है हिंदी में टूटना, फिजन का मतलब होता है विखंडन। अब ये दोनों की हिंदी सेम है लेकिन इसमें डिफरेंस है, आपको जानना है। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है बडिंग, मुकुलन विधि। इसके इसको क्या बोलते हैं? मुकुलन विधि। एक बड बन जाती है, कली बन जाती है, और उस कली
से एक नया जीव बन जाता है, उसको हम बडिंग प्रोसेस कहते हैं। अगला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हिंदी में कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। हिंदी में एनसीईआरटी में क्या शब्द यूज किया गया है? कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसके बाद है रीजनरेशन, रीजनरेशन रीजनरेट हो जाना, पुनर्निर्माण हो जाना। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण हो जाना। जैसे आपने पढ़ा होगा छिपकली की अगर पूंछ टूट जाए तो कुछ दिनों के बाद छिपकली की पूंछ अपने आप रीजनरेट हो जाती है। जैसे आपने मेरे से ही पढ़ा होगा कि हमारा जो लीवर है, हमारा यकृत है, अगर वो 10-20% डैमेज हो जाए तो वो वापस से रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेशन हो जाना। आपने देखा होगा, ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स दे रही हूं मैं आपको। आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं केंचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उसका अगर आधा हिस्सा टूट के गिर जाए ना तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसे पूरा नया केंचुआ बन जाता है। ठीक है, रीजनरेट हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन को बोलते हैं बीजाणु जनन। स्पोर बनते हैं और वो बन के नीचे गिर जाते हैं और जिससे एक नया जाति बन जाता है, एक नई संतान बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वॉइस कट रही है यहां से, तो वॉइस एकदम सही आ रही है बेटा। आप एक बार अपने फोन का माइक वाइक भी सही से चेक कर लिया करो, ठीक है, क्लास करने से पहले ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन कौन से प्रोसेस से हो सकता है? वो फिजन से हो सकता है, वो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, वो बडिंग से हो सकता है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कायिक प्रवर्धन से हो सकता है, वो रीजनरेशन से हो सकता है और वो स्पोर फॉर्मेशन से हो सकता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है सब में, और क्या डिफरेंस है और इनके क्या-क्या एग्जांपल्स है वो आपको देखने हैं। तो आइए हम एक-एक करके पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला एग्जांपल जो लेंगे वो हम फिजन का लेंगे। अब ये जो फिजन होता है ना, ये दो टाइप से होता है। नंबर 1 पे मैं एकदम अलग-अलग पढ़ाऊंगी आपको दोनों। नंबर 1 पे लिखो बाइनरी फिजन। क्या लिखोगे? बाइनरी फिजन। और हिंदी में कहा जाता है द्विविखंडन। बाइ का मतलब क्या होता है? दो बेटा। द्विविखंडन प्रोसेस या द्विविखंडन जनन। अब इसमें क्या होता है? नाम से क्लियर है बेटा, अरे नाम से क्लियर है। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी फिजन, दो बन गए। देखो बेटा, ऐसे कोई एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, इस सेल ने ऐसे अपने आप का विभाजन करा, और जब सेल डिवाइड होती है तो उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। तो इस सेल में सेल डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, तो इस एक सेल से दो सेल बन गई। ऐसे ये लो, एक से दो बनी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन कहेंगे, द्विविखंडन जनन कहेंगे। अब जो समझने वाली बात है वो ये समझनी है कि ये वाला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। बस यही छुपा है सारा राज। ये किस में होता है? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। अरे बच्चों, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं। ऐसे एक सेल है, बस वही उसका बॉडी है। ये सेल है, ये सेल है, ये कोशिका है। और सेल थ्योरी क्या कहती है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि जिस भी जीव में एक भी कोशिका है तो उसे लिविंग कहना पड़ेगा, उसको सजीव कहना पड़ेगा। तो एक ही सेल है, ये इसका बॉडी है। और ये सेल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है और एक से दो बना देता है। अब देखो, ये सेल हूबहू इसके जैसी है ना? हाँ जी मैम। तो प्यारे बच्चों, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस में एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, और ये जो नई सेल्स बनती है ना बेटा, इनको नाम दिया जाता है बायोलॉजी में डॉटर सेल्स। क्या नाम देते हैं हम इनको? डॉटर सेल्स बोलते हैं। इनको हम पुत्री कोशिकाएं बोलते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे पुत्र कोशिका क्यों नहीं बोलते? अरे भाई, सेल्स को फीमेल टर्म में यूज करते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? हाँ जी मैम। ये किस में होता है? ये एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिनका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है, एक कोशिका से बना हुआ होता है, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अमीबा कैसा जीव है? मैम, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि अमीबा के शरीर के अंदर एक ही सेल है, एक ही कोशिका है, वही उसका शरीर है, वही उसकी सेल है। इसका मतलब मैम, अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? तो एक अमीबा अपने आप को डिवाइड करके दो नए अमीबा में बढ़ जाता है, दो नए अमीबा बना देता है। आइए इसको बहुत अच्छे से फोटो के साथ आपको दिखाते हैं। आओ यहाँ पे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। पता है एक अमीबा से दो अमीबा कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं बेटा, बाइनरी फिजन से। द्विविखंडन प्रक्रिया से एक अमीबा अपने आप को डिवाइड करके दो अमीबा में बढ़ जाता है। देखो बेटा, ये एक अमीबा है। अब आपको ये तो सेल है। अरे तो भैया, अमीबा में सेल ही तो होती है। अमीबा टिश्यू ऑर्गन्स कुछ भी नहीं होते, सेल ही होती है। ये एक अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा की सेल है। हाँ जी मैम, ये अमीबा की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, वो द्रव्य जो कोशिका के अंदर है। तो ऐसे बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, ठीक है, और बढ़ने से क्या हो जाता है? अमीबा की एक सेल, ये देखो, धीरे धीरे दो सेल में बढ़ जाती है, और दो सेल में बढ़ के ये देखो बाद में दो अमीबा बन गए। अब आप मुझे बताओ कि ये अमीबा हूबहू इसके जैसा ही है ना दिखने में? जी मैम, ऐसा ही है दिखने में, है ना? ऐसा ही है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो बाइनरी फिजन होता है वो कौन से प्रकार के जीवों में होता है, आप क्या कहोगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये एक कोशिकीय जीव में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? तो शायद आप सबका एक ही आंसर आएगा, मैम अमीबा एक बैक्टीरिया होता है। अमीबा क्या है? एक जीवाणु होता है। और यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं, जीवाणुओं के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, एक गुणसूत्र। इसीलिए इस फोटो में देखो, आपको एक क्रोमोसोम लिखेगा, ये रहा एक क्रोमोसोम, ये अमीबा का क्रोमोसोम है, ये अमीबा का गुणसूत्र है बेटा। ठीक है, एक जोड़ी मत कर देना, एग्जाम में आ जाए बैक्टीरिया के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक गुणसूत्र, एक क्रोमोसोम, एक जोड़ी मत कर देना, एक 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 का मतलब एक। ठीक है, तो इसका क्रोमोसोम डिवाइड हुआ, एक से दो बने, ये देखो एक क्रोमोसोम, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि बाइनरी फिजन से कौन कौन रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आइए जरा आपको इसके एग्जांपल दिखा देते हैं। एग्जांपल दैट मीन, यहां पर खेल एग्जांपल का है बेटा, तो लिखो बाइनरी फिजन एक कोशिकीय जीव में होता है, और एग्जांपल लिख दो जैसे अमीबा। दूसरा एग्जांपल लिखो पैरामीशियम। दूसरा एग्जांपल क्या करोगे? पैरामीशियम लिख दो, पैरामीशियम। और तीसरा एग्जांपल क्या करोगे बेटा? तीसरा एग्जांपल करोगे यूग्लिना। यूग्लिना, ये तीन आपको याद करने पड़ेंगे। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया है तो सुन लो, सुन लो। क्या सुन लो? जीवाणुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑल द बैक्टीरियाज आर हैविंग प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। सभी के सभी जीवाणुओं के अंदर कौन से प्रकार की कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। तो अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा और तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीवों में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? बाइनरी फिजन। आपका आंसर क्या आएगा? बाइनरी फिजन। आयुष, मेरे से आगे चलोगे तो कैसे काम चल पाएगा आयुष? ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे, आपको ये चीज याद रह जाए, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कर दूं? प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि मैम प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में भी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। बात समझ में आई मेरी? बात समझ में आई मेरी? ठीक है, हाँ जी मैम।
रिया कुमारी इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं मैम? बेटा सबके कमेंट्स पढ़ने लगी तो कैसे काम चलेगा? तो बाइनरी फिजन एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, जैसे यूग्लिना। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक सेल दो डॉटर सेल में बन जाती है, यानी कि एक जीव से दो नए जीव बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव हैं, जैसे अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया, जैसे यूग्लिना हो गया, ये सब अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। और कौन सी प्रोसेस से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? वो बाइनरी फिजन है, वो द्विविखंडन जनन है। हो गया पहला। चलिए अब दूसरा फिजन जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। नंबर 2 पे जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बेटा मल्टीपल शब्द का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ। मैं मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा, बोलते हैं मैं मल्टी टैलेंटेड हूं, है ना, मेरे बहुत सारे टैलेंट है। तो इसको बोलते हैं हिंदी में बहुविखंडन, मल्टीपल विखंडन, बहुविखंडन। अरे एक जीव के बहुत सारे विखंडन हो गए और बहुत सारे जीव बन गए। बाइनरी फिजन का मतलब क्या था? एक से दो बन गए। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या हो गया? एक से बहुत सारे। आइए पहले आपको फोटो दिखाते हैं और देन आपको समझाएंगे। अच्छा देखो बाइनरी फिजन के जो मैंने एग्जांपल बताए थे ना आपको, आप और अच्छे से देख लो। देखो अमीबा में बाइनरी फिजन ऐसे होता है, एक अमीबा से दो बन रहे हैं, हाँ जी मैम। ऐसे देखो बेटा यूग्लिना में, यूग्लिना ऐसा होता है, एक यूग्लिना से दो बन रहे हैं, हाँ जी मैम। पैरामीशियम में देखो एक पैरामीशियम से ऐसे दो पैरामीशियम बन जाते हैं। पैरामीशियम होता है हमारे जूते का जो सोल होता है ना, तलवा, उसके जैसा होता है, देख रहे हो आप? तो एक से दो बन रहे हैं। अब आओ मैं आपको मल्टीपल फिजन की बात बताती हूँ। एक सेल से अनेकों सेल बन जाती है। तो इस फोटो में देखना आप, सुनो, ये एक पेरेंट सेल है। ये क्या है? पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का मतलब क्या होता है? मातृ कोशिका या पितृ कोशिका जो अपने आप को डिवाइड करती है। माता पिता, ये मैंने कहा एक ही पेरेंट है, अब इसको मां बोलो इसको पापा बोलो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये पेरेंट सेल है जिसका डिवीजन होना है। अब इस पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ब्रेकडाउन हो गए। ऐसे देखो छोटे छोटे, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये ऐसे बहुत सारी सेल्स बन गई टूट के, हाँ जी मैम। और ये जो बहुत सारी सेल्स है ना, इनको नाम देते हैं सिस्ट। इनको नाम क्या देते हैं हम? सिस्ट नाम देते हैं। अच्छा सिस्ट का मतलब आम भाषा में गांठ होता है, होता है ना, फलाना इंसान के लीवर में सिस्ट पाई गई है ना, फलाना। ये नवल कुमार कह रहे हैं आप बहुत गंदे हो, तो बेटा तुम्हारी नजर में अच्छा बन के मुझे कौन सा नोबेल प्राइज मिल जाएगा? ठीक है, आई बात समझ में? चलो आप सुनो मेरी नेक्स्ट पॉइंट। सिस्ट का मतलब होता है गांठ, और गांठ में क्या होती है? बहुत सारी सेल्स, है ना। तो बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ जाती हैं और बहुत सारी सेल्स का एक जगह आके क्लस्टर बन जाता है, उसको हम सिस्ट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सुनो कि ये पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया ऐसे, और बहुत सारी सेल्स बन गई। देख रहे हो, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब जितने न्यूक्लियस उतनी सेल्स बनेंगी। तो ये मल्टीपल तरीके से डिवीजन हुआ है, तो इसको सिस्ट कह देते हैं। अब क्या होगा? अब ये सेल टूटेगी, इसके न्यूक्लियस बाहर जाएंगे, तो देखो एक इससे नया, 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 और ऐसे बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो एक से अनेकों बन गई, इसका मतलब मल्टीपल फिजन हो गया। इसका मतलब बहुत बार विखंडन हो गया। एक था और एक से देखो कितनी सारी डॉटर सेल्स बन गई, ये देखो सारी। तो बेटा इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन? प्लाज्मोडियम। इसका एग्जांपल लिखो, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल लिखना है आपको, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हिंदी में सेम नाम है बच्चों, इतनी बार बीपीएससी का पेपर होता है उसमें तक पूछा हुआ है कि प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, उसमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो वहां पर फिजन नहीं, मल्टीपल फिजन करके आना था तुम्हें। मल्टीपल फिजन है ना, आगे मेरी बात समझ में? और यही प्लाज्मोडियम हमें एक बीमारी करता है, जिस बीमारी को आप प्यार से मलेरिया कहते हैं। मलेरिया कहते हैं। अब आप कहोगे मैम मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। अरे भैया मलेरिया वाला मच्छर जब आपको काटता है तो आपका खून पीता है, तो खून में क्या छोड़ जाता है? प्लाज्मोडियम छोड़ जाता है। मच्छर तो एक वेक्टर होता है, मलेरिया का एक वाहक होता है, ठीक है। और जैसे ही हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ के जाता है ना, तो ये प्लाज्मोडियम ऐसे ही क्या कर लेता है? अपनी अनेकों कॉपीज बना लेता है, अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता है, और बहुत सारी कॉपीज बना के हमारी सेल्स में इंफेक्शन करता है और हमें मलेरिया कर देता है। तो सुनो, अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, परिभाषा यहाँ पे मैटर नहीं करती है बेटा, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से तो क्लियर है। फिजन का मतलब टूटना, मल्टीपल। तो एक से क्या बन गई? एक से अनेकों सेल्स बन गई, एक पेरेंट सेल से अनेकों डॉटर सेल्स, बहुत सारी पुत्री कोशिकाएं बन गई, तो एक पेरेंट से बहुत सारी संतान बन गई। ये लो, मल्टीपल तरीके से विखंडन हो गया। और इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम, एग्जांपल लिख दो प्लाज्मोडियम। तो आपको समझ में बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया होगा ना? हाँ जी मैम, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे टाइप पर। तीसरा प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है बडिंग। बडिंग तीसरा, नंबर 3 पे आता है, उसको बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। और बडिंग को हिंदी में कहा जाता है मुकुलन विधि। बेटा डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, सिर्फ एग्जांपल पूछता है, ठीक है। बडिंग, अब बडिंग का मतलब क्या होता है? बड बनना, बड बनना, ठीक है। मान लो ये एक ऐसा जीव है, मैं कैसा बना दूं, ठीक है, ऐसा जीव है, ठीक है, ये जीव है, ये लिविंग है, रिप्रोडक्शन तो लिविंग में होता है ना सिर्फ, ठीक है। सुनो, इसकी ना थोड़ी सी बाहर की तरफ आउटर ग्रोथ होगी, ऐसे बड बन गई, इससे ऐसे एक बड बन गई, ये बड है, ठीक है। इससे एक नई कली बन गई, एक शाखा बन गई, ठीक है, कली बन गई, ठीक है। अब ये कली थोड़े दिनों के बाद टूट के गिर जाएगी, ऐसे गिर गई, और इसकी ग्रोथ हो जाएगी, और इससे ऐसा का ऐसा एक नया जीव बन जाएगा, ऐसा का ऐसा। तो बेटा इस प्रोसेस को बडिंग प्रोसेस कहते हैं, इसे मुकुलन विधि कहते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूं ये मुकुलन विधि किसमें काम आती है। ये आरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा। देखो बेटा ये हाइड्रा होता है, ये एग्जांपल है हाइड्रा का, ये एग्जांपल किसका है? हाइड्रा का। अब तुम में से कुछ महानुभाव आएंगे और वो कहेंगे मैम हाइड्रा तो प्लांट होता है, तो प्लांट जैसा दिख रहा है। ना 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 ना, हाइड्रा एक एनिमल होता है, एक जानवर है, दिखने में भलाई प्लांट जैसा है लेकिन एक जानवर है, ठीक है। एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं इसको, जंतु जगत में पढ़ते हैं, जंतु है, जानवर है। और बताइए कहां पाया जाता है? ये पानी की गहराई में नीचे समुद्र अंदर में जो चट्टानें होती है उसके ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे आता है, ठीक है, कैसे आता है तो वो सुनो बेटा, नंबर से कैसे पढ़ लो क्या मतलब है, ठीक है। सुनो, ये हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट का मतलब जो डिवीजन करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ये पेरेंट हाइड्रा है। हाँ मैम ऐसा था। इस हाइड्रा की ऐसे आउटर ग्रोथ होगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, अतिरिक्त वृद्धि होगी, बड़ बन गई, ये बड़ है, ये देखो ये बड़ दिखा रखी है, ये बड़ बन गई। अब ये बड़ इस हाइड्रा की टूट के गिर गई, बड़ी होगी, बड़ी होगी, वजन ज्यादा हो गया, टूट के गिर गया। तो ये देखो इसी बड़ से एक नया हाइड्रा बन गया, और ये हाइड्रा हूबहू इसके जैसा है, क्योंकि इस नए हाइड्रा का निर्माण किससे हुआ है? बड़ से हुआ, कली से हुआ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। समझ में आया मुकुलन विधि में क्या होता है? अब आओ जरा मुकुलन विधि के आपको मैं एग्जांपल्स लिखवा दूं। एक एग्जांपल और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में इसी बडिंग का, वो है ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं खमीर। अब आप में से कुछ आएंगे, ये खमीर क्या होता है बेटा? ये खमीर एक तरीके का फंगी होता है, कवक होता है बेटा, ये कवक है, ठीक है। अब पूछेंगे कवक क्या होते हैं, है ना। तो बेटा तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है इसलिए तुम ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना।
तो सुनो जरा, क्या ईस्ट एक प्रकार का फंगी होता है, कवक होता है। यही ईस्ट काम आता है ब्रेड बनाने में, यही ईस्ट काम आता है अल्कोहल शराब बनाने में। जो अंगूर से शराब बनती है उसमें यही ईस्ट काम आता है। ठीक है, तो ये एक ईस्ट है, इसमें ऐसी एक बड बन गई, फिर ये बड बड़ी होगी, टूट के गिर गई, तो देखो इससे नया बड बन के नया ईस्ट बन गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हाइड्रा और ईस्ट यानी खमीर में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, रट्टे लगा लो, रट्टे में साथ याद कर लो, बडिंग प्रोसेस, मुकुलन विधि का। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको 5-7 एग्जांपल और लिखाती हूं। अब जरूरी थोड़ी ना है जब हाइड्रा पूछ लिया तो फिर से पूछेगा, इस बार ऑप्शन में कुछ और डाल देगा। तो बडिंग प्रोसेस के एग्जांपल्स लिखो, क्या क्या एग्जांपल है। पहला एग्जांपल बहुत फेमस हाइड्रा लिख दो, दूसरा एग्जांपल अगेन बहुत फेमस ईस्ट खमीर लिख दो। अब तीसरा सुनो, तीसरा एग्जांपल आता है यहाँ पर कोरल्स। क्या एग्जांपल आते हैं बेटा, कोरल्स के एग्जांपल आते हैं। हिंदी में इसको कोरल्स को कोरल्स ही कहते हैं। तुम सोचोगे कुछ अलग लिखेगी तो अलग नहीं लिखोगे। एक और लिखो जेलीफिश। कौन सी फिश बेटा, जेली जैसी होती है, जो जेलीफिश होती है वो यही आता है। और एक और लिखो स्पॉन्ज। क्या लिखोगे, स्पॉन्ज, SPONGE, UNGE। स्पॉन्ज हिंदी में स्पंज बोलते हैं। अब आप कहोगे मैम स्पंज, हाँ जानवर है, स्पंज जैसा होता है। स्पंज देखा है ना, बर्तन धोने वाला जूना होता है ना, उसके जैसा। बाकी वो फोम आती है ना स्पंज वाली, ऐसी उसके जैसा होता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइड्रा में कौन से प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट यानी खमीर में कैसे होता है, कोरल्स में कैसे होता है, जेलीफिश में कैसे होता है, स्पंज में कैसे होता है। और याद रखिएगा ये सारे एनिमल्स हैं, दीज आर ऑल एनिमल्स। ये एनिमल किंगडम में है, एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो आपको ये सारे नाम याद कराऊंगी वहां पे। आगे बात समझ में जी मैम। अब हाइड्रा का एग्जांपल पूछे तो क्यों पूछेगा, तो बाकी के 4 एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। जेलीफिश, स्पंज, ईस्ट, हाइड्रा एंड कोरल्स याद कर लो, इनमें बडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है जी मैम। अब आ जाओ अगला प्रोसेस। अगले प्रोसेस 4 नंबर पे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसको आपको फोटो से पढ़ना पड़ेगा। 4 नंबर वाली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ है ना, ये कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन है, 4 नंबर का। ठीक है, अब हिंदी में इसको क्या लिखोगे, हिंदी में स्पोर को बोलते हैं बीजाणु। बीजाणु प्रजनन बोलते हैं, प्रजनन। ठीक है, बीजाणु बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं। अब ये स्पोर क्या होते हैं वो ध्यान से समझना, ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे पहला ये स्पोर वाला होता किसमें है, इसका एक एग्जांपल याद रखना है, वो है राइजोप्स। राइजोप्स क्या होता है, राइजोप्स, फिर से बोलो एक बार, राइजोप्स। अभी राइजोप्स क्या होता है, तो याद रखना राइजोप्स भी एक फंगी होता है, ये भी एक कवक होता है। मैम क्या हमने ये कवक कभी देखा है, हाँ देखा है बेटा। कब देखा है, ब्रेड होती है, ब्रेड को जब आप डिब्बे में बंद कर देते हो और 2-4 दिन आपकी घूमने चले गए, तो घूमने जाते हो तो जब वापस आते देखते हो ब्रेड सड़ गई, ब्रेड में ऐसे नीला नीला सा कुछ लग गया, कवक सा लग गया, है ना, लग गया, ये रही ब्रेड। ये ब्रेड सड़ जाती है ऐसे, तो पता है ये किससे सड़ती है, ये बेटा इसी फंगस, ये फंगस लग जाता है, बोलते हैं ना बदबू आ रही है इसमें, तो वो कवक पनप जाता है उस ब्रेड के अंदर और उस ब्रेड को सड़ा देता है, गला देता है। और वो कौन सा कवक है, वो राइजोप्स है, राइजोप्स। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर से बीजाणु बनकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है, वो एक प्रकार की फंगी में। कौन सी फंगी, राइजोप्स। ईस्ट भी फंगस है, राइजोप्स भी फंगस है, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, रोटी और ब्रेड के अंदर जिसको मोल्ड बोलते हैं ना, लगती है, वो यही होती है बेटा। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करती है वो सुनो, ये राइजोप्स है। ठीक है, ये राइजोप्स है। अब आप कहोगे मैम ये हमें देखेंगे बेटा, ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर आपको फंगस ये सब देखने होते हैं तो आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए, माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। कोई ब्रेड के टुकड़े को रखो माइक्रोस्कोप के नीचे, इतने सारे फंगस, ये राइजोप्स आपको बनाते दिखेंगे उसके अंदर। तो सुनो, ये क्या है, ये राइजोप्स है। इस राइजोप्स में ऐसे एक बोल जैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, बोल जैसी, गेंद जैसी। और इस गेंद जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियम बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ठीक है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्पोर होते हैं बेटा। स्पोर का मतलब होता है डॉट पार्टिकल, ऐसे बिजांड होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये स्पोरेंजियम फट जाता है, ये स्पोरेंजियम फट जाता है, फटने से बहुत सारे स्पोर बाहर निकलते हैं और ये बहुत सारे स्पोर से नया 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 राइजोप्स बन जाता है ऐसे। ये जो स्पोर्स है ना, ये बीजाणु, इनसे क्या बन जाते हैं, इनसे नए राइजोप्स बन जाते हैं। तो ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रजनन जो स्पोर्स की सहायता से हो रहा है, जो इन छोटे छोटे बीजाणुओं, छोटे छोटे एटम जैसे, अणु, एटम को बोलते हैं अणु, परमाणु, है ना, वो ऐसे एटम डॉट पार्टिकल जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो एक राइजोप्स नाम का कवक होता है मैम, उस कवक के अंदर एक ऐसे गेंद जैसी, बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। उस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब वो स्पोरेंजियम फटता है तो ये स्पोर बाहर निकल जाते हैं और इन स्पोर से नया राइजोप्स बन जाता है। तो क्योंकि ये नए राइजोप्स स्पोर से बने हैं, बीजाणु से बने हैं, तो इसको बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए कैसे होता है। हाँ मैम, अब इसके एग्जांपल लिखो, स्पोर फॉर्मेशन किस किस में होता है। तो पहला एग्जांपल तो आपका फेवरेट और एग्जामिनर का भी फेवरेट कौन सा, राइजोप्स। क्या बेटा, राइजोप्स। ठीक है, पहला एग्जांपल तो आपका राइजोप्स हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखो फर्न, फर्न्स, फर्न्स। अब ये फर्न्स क्या होती हैं बेटा, ये सब आपको आगे समझ में आएगा जब हम पढ़ाएंगे। तीसरा एक एग्जांपल और लिखो, ग्रीन एल्गी। क्या लिखोगे, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, हरे शैवाल, शैवाल। ये सब किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से। ठीक है, शिवरतन कह रहे हैं मैम जी जितना सुना था आपके बारे में आप तो उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा से पढ़ा रहे हैं। अच्छा कहां से सुन लिया मेरे बारे में है, आगे बस समझ में। तो अगर एग्जाम में आ जाए देखो क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा बेटा या ऐसे आएगा, लेकिन आपको एग्जांपल सिर्फ राइजोप्स पे नहीं अटके रहना है, आपको राइजोप्स के साथ फर्न्स नाम याद रखना है, आपको हरे शैवाल नाम याद रखना है। चलिए आगे, हाँ मैम आगे चलते हैं। चलो चौथा प्रोसेस हो गया, हाँ जी मैम। अब आओ पांचवा प्रोसेस कौन सा होता है, पांचवें प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नंबर 5 पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब बेटा फ्रेगमेंटेशन को भी हिंदी में टूटना कहते हैं, टूटना, लेकिन ये टूटना अलग प्रकार से टूटना है। सुनो इसमें क्या होता है, एक शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, दोनों टुकड़ों से 2 नए बन जाते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है, सुनो कैसे। मान लो ये एक जीव है, पता है इस जीव को क्या बोलते हैं, इसे प्यार से प्लेनेरिया कहते हैं बेटा, प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया टूट गया इससे, ये देखो ना बीच में से टूट गया, आधा प्लेनेरिया ये रहा, आधा प्लेनेरिया ये रहा। थोड़े दिनों के बाद यहां से भी नया प्लेनेरिया, यहां से भी नया प्लेनेरिया। अब आप कहोगे मैम यही तो बाइनरी फिजन में हो रहा था। अरे ना, मैम ने कहा था बाइनरी फिजन में 1 से 2 नई सेल बनती हैं, और यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये तो सिर्फ सेल बन रही थी क्योंकि ये तो एक कोशिकीय जीव में आ रहा था, ये तो एक कोशिकीय जीवों में हो रहा था, ये तो बहुकोशिकीय जीवों में हो रहा है बेटा, है ना। और इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें पूरा शरीर के 2 हिस्से हो गए और 2 हिस्सों से 2 नए प्लेनेरिया बन गए, टूट गया, फ्रेगमेंटेशन में टूट गया बीच से, 2 नए बन गए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ये एग्जांपल, ये इसका नाम क्या है, इसका एग्जांपल याद करो बेटा, पहला एग्जांपल जो मैंने लिखा है ये होता है प्लेनेरिया, और ये बहुत बार आता है एग्जाम में।
बहुत बार एग्जाम में आता है प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से होता है, वहां पे फिर तुम लोग सर खुजलाना शुरू कर देते हो, है ना। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब दूसरा सुनो, दूसरा एग्जांपल है स्टारफिश, जिसको हिंदी में तारा मछली कहते हैं, स्टार के जैसी होती है, तारे के जैसी होती है। दिख रहा है, देखो बेटा ये रहा स्टार, ये स्टार दिख रहा है, हाँ मैम। अब इस तारा मछली की जब एक आधी यहां से ये टूट के, ये टूट गया, मान लो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा टूट गया, तो इसी हिस्से से एक नया स्टार बन गया, नई स्टारफिश बन गई, है ना। और ये जो हिस्सा यहां से टूटा था, तो ये भी तो देखो पूरा बन गया बेटा, यहां पर पूरा बन गया। तो देखो बेटा रीजनरेशन भी कह सकते हैं इसको, जब एक हिस्सा टूट के वापस, देखो सुनो, शुभम आपका डाउट खत्म करते हैं। शुभम कह रहा है मैम इसमें तो रीजनरेशन भी होता है स्टारफिश में। सुनो, ये हिस्सा टूट के गिरा तो इससे तो पूरी नया स्टार बन गया, तो ये तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है। अब रीजनरेशन कहां लग रहा है, सुनो सुनो, यहां से ये हिस्सा टूटा ना, तो ये नया बना है ना, तो इसको रीजनरेशन कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। तो एग्जाम में आ जाए फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के एग्जांपल क्या क्या है, तो लिखो, पहला हो गया प्लेनेरिया, और दूसरा एग्जांपल लिखो स्टारफिश, और स्टारफिश को हिंदी में आप तारा मछली भी लिख सकते हैं, तारा मछली भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज फ्रेगमेंटेशन वाली है ना, इसके अलावा आप एक और लिख दो, एल्गीज में, कुछ शैवालों में भी ये प्रोसेस होता है, कुछ शैवाल होते हैं जिनके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है जी मैम, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अब जो शुभम को डाउट था, वो डाउट मैं यहाँ पे खत्म कर दूं। शुभम को डाउट था कि मैम रीजनरेशन का मतलब क्या होता है। बेटा रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः निर्माण, पुनः निर्माण। ठीक है, पुनः निर्माण, वापस बनना। देखो बेटा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एक ही बॉडी में हो सकता है, कैसे हो सकता है वो समझो। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्या कि ये स्टारफिश है, स्टारफिश का मान लो एक भुजा, एक स्टार की पंखुड़ी से टूट गई, टूट गई, ये पंखुड़ी टूट के यहां गिर गई नीचे, तो इस पंखुड़ी में एग्जांपल बता रही हूं, एक नया स्टार बन गया। अब बेटा जहां से टूटा है वो हिस्सा भी तो वापस बनना चाहिए ना, तो जहां से टूटा है वहां से भी एक नया पंखुड़ी बन जाता है, तो ये स्टारफिश कंप्लीट हो गई। तो ये वाला हिस्सा वापस रिकवर हुआ है, इसको रीजनरेशन मेथड कहते हैं। लेकिन ये टूट के गिरा, इससे नया बन गया, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी मैम, समझ में आ गई होगी आपको। अब एक बात और सुनो, जैसे आपने सुना होगा जो छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, जो छिपकली होती है उसकी अगर पूंछ का आखिरी हिस्सा टूट के गिर जाता है ना, तो छिपकली की जो पूंछ होती है, जहां से टूट के गिरा हिस्सा, वो नई पूंछ बन जाती है कुछ दिनों में। तो बेटा उस छिपकली की पूंछ में क्या हुआ है, उस छिपकली की जो टेल है ना, पूंछ है, उसमें रीजनरेशन हुआ है, उसमें क्या हुआ है, रीजनरेशन हुआ है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो अगर आपसे आए छिपकली की पूंछ का वापस बनना, कौन से रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, तब आपको रीजनरेशन करके आना है। ऐसे ही आपसे पूछे कि जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म को बोलते हैं हिंदी में केंचुआ, क्या बोलते हैं, केंचुआ बोलते हैं। और केंचुए का जो शरीर होता है ना बेटा, वो ऐसे सेगमेंट्स में बंटा हुआ होता है, कभी देखना ऐसे खंड होते हैं, ऐसे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। तो मान लो केंचुए का ये वाला सेगमेंट टूट गया, यहां से ये टूट गया ऐसे, तो ये हिस्सा जो है ना, ये वापस रिकवर कर जाता है वापस कुछ दिनों में। तो शायद आपको फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में समझ में आ रही होगी चीज मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि एक शरीर के दो हिस्से हो गए और दोनों हिस्सों से नए शरीर बन गए, तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, उसे रीजनरेशन नहीं कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूं, बड़ा फेमस एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। ये देखो, ये क्या है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक एल्गी होती है, एक शैवाल होती है। और पता है ये शैवाल कहां रहती है, ये शैवाल पानी में रहती है, और ऐसे पानी में शैवाल है, और बहुत तेज पानी के अंदर प्रेशर आया, पानी की लहरें बहुत तेज तेज उठी, तो बेटा पानी का बहाव तेज हुआ, तो ये स्पाइरोगायरा बीच से टूट गया, टूट गया, तो एक नया स्पाइरोगायरा बन गया, एक नया स्पाइरोगायरा बन गया। तो टूट के तो नहीं बन गए दोनों हिस्सों से, तो इसको क्या कहोगे, इसको फ्रेगमेंटेशन कहोगे, इसको टूटना कहोगे बेटा। तो अगर देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, आपसे पूछे स्पाइरोगायरा एल्गीज के अंदर कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, तब आपको फ्रेगमेंटेशन करके आना है। लेकिन आपसे पूछे प्लेनेरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन करके आना है। पर आपसे पूछ ले कि स्टारफिश का अगर एक हिस्सा टूट के गिर जाए और वो वापस वहां से बन के नया बन जाता है कुछ दिनों के बाद, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, जैसे घाव पड़ जाता है फिर वापस भर जाता है, वैसे ये घाव पड़ गया यहाँ पे, ये नया भर जाएगा, तो ये रीजनरेशन है बेटा। ठीक है, मछली कह रही हूं, आपकी छिपकली की पूंछ वापस बन जाना, कौन सा रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, पुनः निर्माण। ठीक है, और आपसे पूछे केंचुए के शरीर का कोई सेगमेंट, कोई खंड टूट के गिर गया नीचे और वो सेगमेंट वापस भर गया, कौन सा रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन। आपसे पूछे हमारा लीवर, हमारा जो यकृत होता है ना बेटा, यकृत, अगर आप अपना लीवर, सुना होगा आपने कि फलाना के लड़के ने अपने पिता की जान बचाने के लिए 30% अपना लीवर डोनेट कर दिया, तो किसी लड़के ने अपने पिता की जान बचाने के लिए 30% लीवर डोनेट कर दिया, तो उस लड़के में कितने परसेंट बचा, 70%। तो कुछ दिनों के अंदर वो 70% लीवर से पूरा 100% लीवर बन जाता है, जो बचा हुआ 30 है ना, वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में भी एक ऑर्गन है जिसको यकृत कहते हैं, लीवर कहते हैं। जैसे आपकी छिपकली की पूंछ टूट जाती है ना, तो वापस बन जाती है, वैसे हमारा लीवर जो है ना, अगर आप किसी को, आप लीवर अपना टुकड़ों में डोनेट कर सकते हो, सिर्फ लीवर में है ये पावर, और किसी में नहीं है बेटा। तो अगर आपने अपना लीवर 40% किसी को डोनेट कर दिया, तो आप में जो 60% में लीवर की सेल्स बची ना, यकृत की कोशिकाएं बची, वो वापस रीजनरेट होकर 100% लीवर बना देंगे कुछ दिनों में। इसीलिए यही कारण होता है बेटा कि कुछ लोग अपना लीवर 40%, 20%, 10% डोनेट करके किसी फलाना इंसान की जान बचा लेते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। तो आपको शायद फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में समझ में आया होगा। फ्रेगमेंटेशन के सबसे अच्छा एग्जांपल बनता है प्लेनेरिया और स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया और स्पाइरोगायरा। जबकि रीजनरेशन के एग्जांपल क्या है, स्टारफिश का कोई हिस्सा टूट के वापस बनना, छिपकली की पूंछ का टूट के वापस बनना, केंचुए की जो क्या होती है, कोई एक सेगमेंट टूट जाता है उसका वापस बनना, और हमारे यकृत की कोशिकाओं का वापस बनना, क्या कहलाता है, ये कहलाता है रीजनरेशन, पुनः निर्माण। ये होते हैं दोनों, राइट। हाँ जी मैम। अब लास्ट वाला रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, जो एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, आलू में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड समझ लो, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कितने नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया ना। हाँ, 6 प्रकार का होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हिंदी में इसको कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। बच्चों कायिक, काया, काया का मतलब क्या होता है, शरीर, है ना, बोलते हैं ना मत कर काया का अभिमान, यानी कि मत कर शरीर का अभिमान, शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा तो हमारा है ना। तो सुनो बच्चा, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें काया का कोई हिस्सा, काया का भाग, अब काया का मतलब क्या होता है, शरीर, बॉडी का कोई पार्ट लिया और उस पार्ट को तोड़ के, काट के आपने किसी नए गमले में मिट्टी मिट्टी मिला के, खाद मिला के, पानी दे दिया, तो उस हिस्से से नया पूरा प्लांट, नई सब्जी, नया फल फूल लग गया, तो उस रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, गुलाब के फूल में से, गुलाब का जो पौधा होता है उसकी आप एक
डाली तोड़ते हो और इस डाली को आप एक गमले में लगा देते हो, मिट्टी पानी देते हो, तो यहाँ से नया गुलाब का फूल का पौधा बन जाता है और उस पे गुलाब का फूल भी लग जाता है। जैसे हमारी मम्मी घर में क्या करती है, आलू खरीद के लाती है आलू खरीद के, है ना, उस आलू की सब्जी नहीं बनाती है, मेहमान आएंगे तब बनाएंगे, है ना, घर में दाल बनाती रहती है, कड़ी बनाती रहती है, आलू की सब्जी मेहमान आएंगे तब बनाएंगे, है ना, और जब मेहमान आने वाले होते हैं तो हमारी मम्मी देखती है इस आलू से तो ऐसे हरी हरी बड़ी सी निकल गई, इस आलू में तो हरी हरी ऐसे कलियां से निकल गई ऐसे, ये देखो। अब मम्मी कहती है इसकी तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, तो मम्मी क्या करती है, इस हिस्से को काट के, जहां पे हरा हरा दिख रहा है, इस हिस्से को काट के गमले में लगा देती है और वहां से आलू लग जाता है, आलू लग जाता है। तो ये प्रोसेस कौन सी है, ये प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वो रिप्रोडक्शन जिसमें हम काया के किसी हिस्से को, अब काया का कौन कौन सा हिस्सा लेते हैं यहाँ पर, वो मेन है बेटा। तो यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स या तो काम में लेते हैं रूट, रूट का मतलब होता है जड़े, जड़े काट के लगा दी, ठीक है, और जड़ों से नया पौधा बन गया, या लेते हैं स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना, तना काट के ले लिया, या लीफ, पेड़ का पत्ता आपने उठाया और उसको आपने लगाया और नया पेड़ बन गया, नया पौधा बन गया, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, आपने आलू का ये हिस्सा तोड़ के तो लगा दिया, नया आलू लग गया, इस हिस्से को बोलते क्या, ठीक है, ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट्स की सहायता से हो सकता है, जिसमें स्टेम तने की सहायता से होता है, उसका नाम बताओ। और जैसे बहुत फेमस है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो लीफ की सहायता से होता है, उसका एग्जांपल ब्रायोफाइलम होता है, ब्रायोफाइलम। आइए आपको दिखाती हूं, फिर मैं आपको एक पूरी टेबल समझा देती हूं इसकी, और ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखो बेटा, ये ब्रायोफाइलम पेड़ है, उसकी ये पत्ती है, ये लीफ है, ठीक है, ये पेड़ का पत्ता है, और इस पत्ते के ऊपर ऐसे छोटी छोटी बड़ सी निकली हुई होती है, ऐसे छोटी छोटी कलियां से निकली हुई होती है, और इस हिस्से को अगर आप काट के लगा दोगे गमले के अंदर, पानी खाद दे दिया, धूप में रख दिया, तो बेटा इससे नया ब्रायोफाइलम बन जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रायोफाइलम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, लेकिन कौन से हिस्से में होता है, तो आप क्या करके आओगे, पेड़ का पत्ता, पेड़ के पत्ते से करते हैं बेटा, ठीक है। मनी प्लांट तोड़ के लगा लेते हो, और एक बात है ना ऑफिस प्लांट, जिसको हमारे राजस्थान में बिच्छू बोलते हैं, एक लगाओ जड़ तोड़ के, 20 दिन बाद पूरा गमला भर जाता है उससे, है ना। तो आप सुनो, अब सुनो मेरी बात, ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए मैं आपको समझाती हूं, अगर आपने तना काट के लगाया तो कौन कौन से नए पौधे या प्लांट उग सकते हैं, यानी कि तने से आप किस किस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कायिक प्रवर्धन कर सकते हो। तो बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर किसी के गन्ने की खेती होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, गन्ने का कौन सा हिस्सा काट के नया गन्ना उगाते हैं, स्टेम, तना। ऐसे ही पूछेगा अंगूर का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, क्या करके आओगे, तना। गुलाब के पौधे का वेजिटेटिव पार्ट क्या है, स्टेम, तने से तो डाली हटाते हो, वही तना है बेचारे का गुलाब के फूल का। बनाना, केले का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, क्या करके आओगे, स्टेम। कैक्टस प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, स्टेम, तना 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 तना। अब यही तना जब मॉडिफाई हो जाता है तो उसको मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं, उसको रूपांतरित तना कहते हैं। जैसे आलू, आलू में मैंने बताया ना वो हरा हरा हिस्सा, तो आलू का वो हरा हरा हिस्सा मॉडिफाइड स्टेम कहलाता है, रूपांतरित तना कहलाता है। और पता है उस हिस्से को नाम क्या देते हैं, उसको ट्यूबर नाम देते हैं, ट्यूबर नाम। जब आपने मेरे से पूछा था ना, मैम उसे आलू की आंख कहते हैं, आलू की आंख तो हम कॉमन भाषा में कहते हैं, उसे बायोलॉजी में ट्यूबर कहते हैं। अरे ये आलू है, इस आलू में इस जगह हरा हरा हिस्सा है, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ट्यूबर कहलाएगा, ट्यूबर। ये जो आंख से बनी है ना आलू की, इसको ट्यूबर कहते हैं। तो आलू का हम कौन सा हिस्सा गमले में लगाते हैं, ट्यूबर भाग लगाते हैं, और वो भाग क्या कहलाता है, वो उसका मॉडिफाइड स्टेम, उसका तना ही मॉडिफाई होकर ट्यूब जैसा बन गया, इसको आलू की आंख कहते हैं। ऐसे ही जो अदरक होती है, अदरक का हम कौन सा हिस्सा गमले के अंदर लगाए कि अदरक लग जाए, तो उसका राइजोम भाग। बेटा ये बीपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अदरक का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा था, वहां पे स्टेम ऑप्शन में नहीं था, वहां पे राइजोम था। अदरक से आप देखना कभी ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे आपको लगेगा मोटी मोटी ऐसी कली से निकल जाती है, उसी हिस्से को जब हमारी मम्मी पानी पानी देके मिट्टी में उगा देती है तो नया अदरक लग जाता है। तो बेटा वो कौन सा हिस्सा है, वो राइजोम। यही केस होता है हल्दी में, हल्दी में भी राइजोम हिस्सा लगाते हैं, जबकि प्याज का बल्ब वाला हिस्सा लगाते हैं। बल्ब है, प्याज को कभी ऐसे छीला है, बल्ब जैसे निकलते हैं, उसको बल्ब कहते हैं, ठीक है, याद कर लोगे जी मैम। तो मॉडिफाइड स्टेम के एग्जांपल क्या क्या है, आलू, आलू का जो हिस्सा काम में लेते हैं उसको ट्यूबर भाग कहते हैं। अदरक और हल्दी का जो हिस्सा काम में लेते हैं उसको राइजोम भाग कहते हैं, राइजोपस नहीं है, राइजोम है, ठीक है। प्याज का जो भाग काम में लेते हैं उसको बल्ब कहते हैं, बल्ब, ठीक है। और उसके बाद सुनो नेक्स्ट, जड़ों में क्या क्या काम में लेते हैं। डहेलिया प्लांट की जड़ें काटकर नई जगह लगाओगे मिट्टी में तो नया डहेलिया बन जाता है। शकरकंद की जड़ें, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शकरकंदी बोलते हैं ना, है ना। तो बेटा स्वीट पोटैटो की अगर आप जड़ें काट के लगाते हो तो नया स्वीट पोटैटो बन जाता है। शीशम प्लांट की जड़ें काट के लगाते हैं तो नया शीशम बन जाता है। ऐसे ही अमरूद की अगर जड़ें काटकर आप फेवरेबल कंडीशंस दे दो, सही समय पे उसमें पानी खाद मिट्टी सब कुछ दे दो, तो बेटा आप नया अमरूद लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लीफ, पेड़ के पत्ते से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस किस से करवा सकते हैं, ब्रायोफाइलम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ब्रायोफाइलम। ये बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा, हर एग्जाम में आता है, सिर्फ रेलवे के एग्जाम की बात नहीं है। ब्रायोफाइलम का कायिक प्रवर्धन वाला हिस्सा कौन सा है, तो क्या करके आओगे, उसका पत्ता है, उसका लीफ है। और एक होता है, एक और होता है बेगुनिया। क्या होता है, बेगुनिया प्लांट, इसके भी पत्ते काम में लिए जाते हैं और पत्ते को गमले में लगाते हैं तो नया बन जाता है बेगुनिया, राइट। तो एग्जाम में देखो क्या क्या आएगा, एग्जाम में देखो क्या क्या आएगा, सुनो, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब कैसे पूछ ले हमें क्या मतलब है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले जो मैं स्टार कर रही हूं वो मत छोड़ना, ब्रायोफाइलम बहुत बार आता है, हल्दी बहुत बार आती है, आलू, आलू का हिस्सा लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्यूबर, और जिस हिस्से से काटते हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, तना ही काटते हैं हम, ठीक है। आपसे पूछेगा अदरक, हल्दी और प्याज का कौन सा हिस्सा काम में लेते हैं, बल्ब वाला हिस्सा, बल्ब वाला हिस्सा, ठीक है। अंगूर का कौन सा हिस्सा, तने वाला हिस्सा, और गन्ने का कौन सा, तने वाला हिस्सा। ये 5 एग्जांपल आपको छोड़ने ही नहीं है बेटा। और गुलाब का तो सबको पता है, गुलाब तने से तोड़ते हैं ना, गुलाब का तो सबको पता है, क्या याद करना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके आप एक नया पौधा लगा लेते हो। तो आइए अब फटाक फटाक से एक बार रिवाइज करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मेथड कहलाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमेशा और हमेशा एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा, जैसे यूग्लिना, जैसे पैरामीशियम। तीनों आएंगे तो हम बाइनरी फिजन करके आएंगे, इसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। याद खत्म, क्लास में याद कर लेना बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। दूसरा आता है मल्टीपल फिजन, एक से अनेकों जीव बन जाते हैं। एग्जांपल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा, मलेरिया करता है, ठीक है। तीसरा आता है बडिंग, एक नई बाहर की तरफ शरीर की ग्रोथ हो जाती है जिसको कली या बड कहते हैं, फिर वो बड बड़ी हो जाती है, हैवी हो जाती है, टूट के गिर जाती है, तो हुबहू नया एक जाति का वहां पर जानवर बन जाता है। इसके एग्जांपल हाइड्रा, खमीर, ईस्ट, कोरल्स, जेलीफिश, स्पंज, स्पंज। और ये सारे जंतु हैं, ये सारे जानवर हैं, ठीक है, प्लांट जैसे दिखे भले, राइट। ये मैंने एग्जांपल आपको फोटो देके भी समझा दिए। अब आओ इसके बाद अगला,
अगला मैंने बताया स्पोर बनते हैं, है ना, बीजाणु बनते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल कौन सा बताया था बेटा? फंगस में होता है, कवक में। कौन सा फंगस? राइजोप्स। राइजोप्स। इसके अलावा फर्न्स एंड हरे शैवालों में होता है। जो ब्रेड के ऊपर ये फंगस लगती है, इसमें रिप्रोडक्शन स्पोर बनते हैं। एक गेंद जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको स्पोंजियम कहते हैं। और बेटा ये स्ट्रक्चर कहां पाई जाती है? तो बेटा ये हाइफा वाले पार्ट में पाई जाती है, तो छोड़वा। और ये स्पोर ऐसे निकलते हैं और इनसे नया का नया राइजोप्स बन जाता है। इसके बाद अगला प्रोसेस मैंने बताया फ्रेगमेंटेशन, टूट के दो हिस्से और दोनों से नया बन गया। इसका एग्जांपल प्लेनेरिया एंड दूसरा स्पाइरोगायरा शैवाल होती है जो पानी में रहती है। रीजनरेट का मतलब होता है टूटा हुआ हिस्से का वापस बनना, वापस बनना उसी बॉडी में वापस बनना। जैसे हमारे शरीर में लीवर है, लीवर आपने 20% दे दिया तो वहीं पे लीवर वापस नया बन गया, तो उसको रीजनरेशन कहते हैं। लेकिन टूटे हुए से दो नए इंडिविजुअल स्पीशीज बनना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दोनों में डिफरेंस है बेटा। और लास्ट वाली क्या हो गया? लास्ट वाला हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने कोई एक हिस्सा ले लिया और उस हिस्से को तोड़कर गमले में लगाया। वो कौन कौन सा हिस्सा लिया आपने? रूट वाला लिया, या फिर उसका शूट यानी तने वाला हिस्सा लिया, या उसका पत्ता लिया, पेड़ का पत्ता लिया। इन तीनों से आप नया एक, अब आपको प्लांट, प्लांट भी तो भैया लिविंग होते हैं, पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं। ठीक है, हाँ जी मैम। चलो अब आप मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो जो आपके फेवरेट एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, एक भी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, अब तुम लोग दो। पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? व्हिच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ह्यूमंस? मनुष्य के शरीर में कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा, कितना थका हुआ क्वेश्चन है। अरे हम लोगों में रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत वाला कौन सा बोल रहा है बेटा? है कौन कह रहा है बहुत? तुम्हारी आंख तोड़ के हाथ तोड़ के नया बनाया है क्या तुम्हारा? है हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा और हमेशा सेक्सुअल ऑर्गन चाहिए होते हैं। एक मेल बॉडी, एक फीमेल बॉडी। मेल से मेल गैमेट जिनको हम स्पर्म्स यानी शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं वो बनती है, और फीमेल से क्या बनती है? ओवा या जिसको एग या हम अंडाणु या डिंब कोशिका बोलते हैं, ये दोनों बनती है। और इन दोनों का फ्यूजन होता है, इन दोनों जुड़ती है, जिसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन से क्या बनता है? एक नया इंसान, एक नया इंसान की पहली सेल जाइगोट बन जाती है। ठीक है, तो हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक मत कर देना। आइए अगला क्वेश्चन, बडिंग इज फाउंड इन, अरे मुकुलन, हिंदी का लिखी हुई है, मेरा टाइपिस्ट ना आजकल नशे में काम करने लग गया। मुकुलन विधि से प्रजनन किसमें होता है? अब आपकी मैम ने आपको बडिंग का कौन सा एग्जांपल दिया, वो एक आधा तो होगा ही होगा। मैंने कहा था ना एक ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा था कि बडिंग प्रोसेस से कौन रिप्रोडक्शन करता है। आज लग रही है भारतीय नारी, तो बाकी दिन में कैसी लगती हूँ बेटा? नाइजीरियन लगती हूँ क्या मैं? चलो बडिंग किसमें होता है? बडिंग के एग्जांपल क्या क्या बताया? ढूंढो कौन सा एग्जांपल है। हाइड्रा है ना? है? और बताओ, प्लेनेरिया हो सकता है? नहीं मैम, तो सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हाइड्रा। बी कौन करता है? सुमित कुमार, अभी पढ़ाया अभी भूल गया। हाँ, अभी पढ़ाया अभी भूल गए तुम्हें, कैसे काम चलेगा? अगला क्वेश्चन बताओ, स्पाइरोगारा रिप्रोड्यूस बाय, स्पाइरोगारा क्या होती है? स्पाइरोगारा एक एल्गी होती है बेटा। कौन से कलर की होती है? ये शैवाल हरे रंग की होते हैं बेटा। ग्रीन कलर की एल्गी होती है, ये पानी में रहती है बेटा। हरे रंग की शैवाल होती है, पानी में रहती है। जब पानी का बहाव तेज आता है तो बेटा उसी दबाव से ये बीच में से टूट जाती है और टूट के दो नई स्पाइरोगारा शैवालों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। अब रीजनरेशन कौन कर रहा है? इतना पढ़ाने के बाद चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था यार कि फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल आएंगे तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया करना है। रीजनरेशन का एग्जांपल पूछेगा तो छिपकली की पूंछ, केंचुए के शरीर के सेगमेंट्स, हमारा यकृत और स्टारफिश का कोई एक हिस्सा। ऐसे जवाब दोगे तो कैसे काम चलेगा यार? ठीक है, फ्रेगमेंटेशन खंडन विधि। अगले क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाक से। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा के शरीर में कोई ऑर्गन्स टिश्यूज नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी है। और बेटा जो एक शरीर से बने हुए होते हैं उनको यूनिसेलुलर या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीवों के शरीर का एक सेल जो है वो दो सेलों में टूट जाता है, दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये जो नई कोशिकाएं होती हैं इनको डॉटर सेल्स कहते हैं, इनको पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पुत्री कोशिका कहते हैं। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछ लूं अमीबा के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो बताओ अमीबा के शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? हाँ जी, कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं अमीबा के शरीर में? टाइप करके बताओ, टाइप जल्दी से, वेट करिए मैं आपके क्वेश्चन का। हाँ जी, मैं आपके ये मल्टीपल फिजन कौन बता रहा है पहली बात तो? कौन है ये आशा देवी? आशा जी आशा ही रह जाएगी सिलेक्शन की, ऐसे पढ़ोगी तो। हाँ जी, मैंने पूछा अमीबा के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, आंसर करना बेटा, आंसर करो जरा फटाक से। अमीबा के शरीर में कितने जोड़ी? मैम जोड़ी नहीं होते अमीबा के शरीर में, अमीबा के शरीर में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, एक ही गुणसूत्र पाया जाता है बेटा। एकल गुणसूत्र वाले जीव होते हैं ये। क्यों? क्योंकि मैम ने बताया था कि जितने भी इस धरती पर बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी इस धरती पर जीवाणु होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोमल बैक्टीरियाज होते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया के शरीर में एक गुणसूत्र है, बाकी सभी जीवों में हमेशा क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, हमेशा गुणसूत्र जोड़ियों में पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहीं पर मैं आपको एक बात और आपको अच्छे से पढ़ा दूं, पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है। सुनो, जो लड़कों के अंदर स्पर्म सेल बनती है जिसको बोलते हैं शुक्राणु कोशिका, क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और जो लड़कियों के अंदर ओवा अंडाणु या डिंब कोशिका बनती है, इनके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर में नहीं। इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम, जोड़ी नहीं है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। शुक्राणु कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए तो नंबर में 23 करके आना, 23 जोड़ी मत कर देना, गलत हो जाएगा। ओवा अंडाणु या डिंब कोशिका में कितने क्रोमोसोम? 23, ओनली नंबर में 23। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक नया सेल बनता है ना? नया सेल बन गया जी मैम। तो इस नई सेल में देखो 23 ये आगे 23 ये आगे, दोनों जुड़े, दोनों के क्रोमोसोम्स आएंगे तो 23 23 कितने हो गए? 46। यानी कि मैम इस नई सेल, और इस नई सेल को हम नाम क्या देते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट, युग्मनज कोशिका बोलते हैं। तो ये जो नई सेल बनी है ना जाइगोट दोनों के जुड़ने से, इसमें 46 है, इसका मतलब 23 पेयर से 23 जोड़ी है। और सुनो, जिन कोशिकाओं में ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं उन कोशिकाओं को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं बायोलॉजी में। अरे कौन सी सेल कहते हैं? हैप्लॉइड सेल, एक गुणी कोशिका। तो बताओ स्पर्म और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु कोशिका किसका उदाहरण है? हैप्लॉइड सेल का। जबकि बच्चों जाइगोट किस सेल का एग्जांपल है? ये डिप्लॉइड सेल का एग्जांपल है। ये द्विगुणी, दुगुने क्रोमोसोम है इसके अंदर। और मेरी बात सुनो, पापा के शरीर से स्पर्म आता है, पापा के बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स प्लस x, y, x, y, समझ रहे हो? और मम्मी में क्या होते हैं? मम्मी में होते हैं 22 जोड़ी प्लस x। तो बेटा सुनो, ये जो 22 जोड़ी है ना, ये 22 जोड़ी, जोड़ी का आधा करो तो 22 तो सीधे क्रोमोसोम आ गए पापा से। अब पापा के एक्स और वाई में से एक आएगा।
अगर पापा का x आ गया x, ठीक है, 22 प्लस x आ गया स्पर्म से, तो 22 प्लस x कितने हो गए? 23 हो गए, ये 23 आ गया, ठीक है। अगर मम्मी से आ गया 22 प्लस x, इसके अंदर 22 प्लस x, तो सुनो 22 22 कितने हो गए? 44 क्रोमोसोम बच्चे के अंदर, 44 हो गए, हाँ मैम। ये x आ गया पापा का, हाँ मैम। ये मम्मी का x आ गया, तो 44 प्लस 2 कितने हो गए? 46, 46 का मतलब कितना? 23 जोड़ी। और जब दोनों क्रोमोसोम x x होते हैं, तो ये जो बच्चा बनेगा ना आगे जाके, ये क्या बनेगा? ये बनेगा बेबी गर्ल, ये लड़की बनेगी। तो ऐसे बनती है लड़की। अब सुनो लड़का कैसे बनेगा? 22 तो आएंगे, तो लड़की है तो लड़का, तो पापा के 22 आ गए, प्लस इस बार पापा का y आ गया बेटा, x नहीं आया। और मम्मी में तो x ही है, तो मम्मी का ये x आ गया, ठीक है, 22 प्लस x, है ना। तो इस बार बच्चे में क्या आएगा? देखो 44 तो आएंगे, 22 पापा के, 22 मम्मी के। अब 23वां क्रोमोसोम देखो, पापा का y आया, मम्मी का x, तो x आ गया और पापा का y जुड़ गया, तो बेटा XY क्रोमोसोम आई इस तरीके से। तो ये बच्चा जब बड़ा होगा, ये बच्चा पैदा होगा, तो क्या होगा? ये बेबी बॉय पैदा होगा, ठीक है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। तो लड़कों के, अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा बनेगा, तो इसके बॉडी की जो सेल्स होगी, तो सोमेटिक सेल्स होगी, तो अगर लड़की है तो इसके क्रोमोसोम्स कैसे रहेंगे? 44 प्लस XX। लड़का तो कैसे रहेंगे? 44 प्लस XY। अब मुझे जरा कमेंट करके बताना, किसका क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है कि होने वाला बच्चा है वो लड़का पैदा हो गया या लड़की? किसका क्रोमोसोम? भाई मम्मी में तो XX है, दोनों ही XX है। किसका क्रोमोसोम? पापा। पापा, और पापा का कौन सा? ये Y गड़बड़ कर रहा है। X तो कॉमन है, X तो मम्मी में भी है, पापा में भी है, तो X तो कॉमन है। तो ये जो Y वाला ये जो Y वाला क्रोमोसोम है ना, ये डिसाइड करता है मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, आऊंगा तो लड़का पैदा कर दूंगा, नहीं आऊंगा तो ठीक है लड़की पैदा होगी, है ना। आई मेरी बात समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाले पापा के एक्स और वाई, इन क्रोमोसोम को बोलते हैं जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स। लिंग निर्धारक गुणसूत्र होते हैं बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि लिंग निर्धारक गुणसूत्र कौन से हैं, किसके हैं, कौन से हैं? तो एक्स वाई, और एक्स वाई में भी कौन? वाई। एक्स तो बेचारा क्या ही है, वाई, है ना। और किसके? मेल। मेल। अब पापा थोड़ी लिखोगे तुम एग्जाम में पापा थोड़ी लिखा हुआ, मेल बॉडी लिखा हुआ। तो नर शरीर के लिंग निर्धारक गुणसूत्रों को एक्स और वाई कहा जाता है, ये बताते हैं, ठीक है। पियक्कर लोगों को केवल बेटियां पैदा होती है। तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? ये दारू पिए हुए पियक्कर लोगों को सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं? अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? और तुम ये मतलब इस चीज को ऐसे मतलब गलत तरीके से साउंड क्या कर रहे हो? बेटा बेटियां ना, बोलते हैं ना 100 भाग्य में से एक भाग्य खुलता है तो बेटा पैदा होता है। 100 भाग्य में से जब 100 भाग्य खुलते हैं ना, तो बेटियां पैदा होती है बेटा। और बेटियां ना नसीब वालों को मिलती है। हम मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मेरे हस्बैंड को लड़की चाहिए थी, उन्होंने क्या नहीं किया था लड़की के लिए, नवरात्रि रखने से लेकर पूरे नवरात्रि रखे, दोनों नवरात्रि रखे, और हर मंदिर पता नहीं किस किस मंदिर में जाकर उन्होंने मन्नत नहीं मांगी कि मुझे बेटी दे दो, मुझे बेटी दे दो। लेकिन नहीं था भाग्य, हम नहीं थे इस काबिल कि भगवान ने हमें बेटी नहीं दी। तो तुम ये कैसी बातें कर लेते हो ऐसे ना? आई बात समझ में? बेटा बेटियां ना बेटों से कई गुना अच्छी होती है। और मैं तो मेरा तो ये मानना है, बेटों से कंपैरिजन क्यों करना, बेटी है बेटी बनने दो उसको, राइट। तो तुम ऐसे फालतू की बातें मेरी क्लास में मत करा करो बेटा, मेरी क्लास में मत मैं ऐसे बातें करा करो। बेटियां बेटा नसीब वालों को मिल रही है। कहां पैदा हो रही है बेटियां? हमारे राजस्थान में आओ, तो शादी करने का लड़कियां नहीं मिल रही, हरियाणा में लड़कियां नहीं मिल रही, फिर लाते हो तुम दूसरे स्टेट से, फिर लाते हो तुम आजकल देख रहे हो ना हरियाणा में लड़के रसियन से शादी कर रहे हैं। दिन ऐसे आ गए बेटा, काय को आए दिन? क्योंकि हिस्ट्री ऐसी है बेटा, पास्ट ऐसा है, लड़कियों को पैदा नहीं होने देते थे। अब इन्हें चाहिए बहुएं, तो बेटी पैदा नहीं होने दी, बहुएं चाहिए इन्हें, ठीक है। तो ये फालतू की बातें मेरी क्लास में बिल्कुल मत करा करो बेटा। चलो, तो आज हमने क्या पढ़ा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, अलैंगिक जनन पढ़ा, और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस मोटा-मोटा बता दिए कि एग्जाम में ऐसे आते हैं, और यकीन मानिए ऐसे ही आते हैं। किस में किस प्रकार का या तो एग्जांपल पूछेगा या उसमें कौन सा होगा, बस ये पूछेगा ना। आलू का कलर किसकी वजह से? बेटा रुको दिव्या, हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको पिगमेंट्स, वहां पे पढ़ाऊंगी आलू का भूरा रंग किसकी वजह से, करेले का कड़वापन कौन से पिगमेंट की वजह से, बैंगन का बैंगनी कलर किसकी वजह से, पपीते का पीला कलर किसकी वजह से। रुको पेशेंस रखो, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।